नमस्कार विद्यार्थियों, वंदेवाणी हिंदी साहित्य चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित पुरस्कार कहानी पढ़ेंगे। इससे पहले हमने कफन कहानी पढ़ ली थी और जो हमारे स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा के जो सिलेबस में है, आज हम दूसरी कहानी पढ़ते हैं, पुरस्कार, जो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। सबसे पहले हम जयशंकर प्रसाद के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद में हम पुरस्कार कहानी पढ़ेंगे। प्रसाद जी का जन्म 30 जनवरी 1890 ईस्वी को उत्तर प्रदेश वाराणसी में हुआ। ये एक युग परिवर्तक लेखक थे जिन्होंने एक साथ कविता, नाटक, कहानी और उपन्यास के क्षेत्र में हिंदी को गौरवान्वित होने योग्य कृतियां दी। कवि के रूप में निराला, पंत, महादेवी के साथ छायावाद के प्रमुख स्तंभ के रूप में प्रतिष्ठित हुए। इनकी पहली कहानी ग्राम अगस्त 1910 ईस्वी में रामचंद्र तिवारी पृष्ठ संख्या 708 में अंकित है, में इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई। कहानी संग्रह इनका छाया 1912 ईस्वी, इनमें 5 कहानियां का संकलन है। 1912 ईस्वी में ये प्रकाशित हुआ। दूसरे संस्करण 1918 ईस्वी में 6 कहानियां और जोड़ दी गई। दूसरी है इनकी कहानी संग्रह प्रतिध्वनि 1926 ईस्वी में, इसमें 15 कहानियां संकलन है। और तीसरी है आकाशदीप, जो कहानी संग्रह है 1929 ईस्वी में, 19 कहानियों का संकलन इसमें है। आंधी 1929 ईस्वी, इसमें 11 कहानियों का संकलन है। और इंद्रजाल 1936, 14 कहानियों का संकलन है। तो विद्यार्थियों, छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल इनके कहानी संग्रह है। और इनकी प्रमुख रचनाएं या काव्य है उर्वशी 1909, वन मिलन 1909, प्रेम राज्य 1909, अयोध्या का उद्धार 1910 और जो है शोको उच्छ्वास 1910, बब्रुवाहन 1911, प्रेम पथिक 1913, कानन कुसुम 1913, महाराणा का महत्व 1914, झरना 1918, आंसू 1925, लहर 1933, कामायनी 1935। कहानी संग्रह इनकी है छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल और जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी ग्राम 1911 ईस्वी में इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई। प्रतिनिधि कहानियों में गुंडा, आकाशदीप, सालवती, पुरस्कार, कला, देवदासी, आंधी, मधुआ, इंद्रजाल, चक्रवर्ती का रहस्य, खंडहर की लिपि, पत्थर की पुकार, उस पार का योगी इत्यादि। और प्रतिमा उपन्यास इनके हैं कंकाल, तितली और इरावती। और ये जो है कंकाल 1929 में प्रकाशित हुआ, तितली 1934 में और इरावती जो है अपूर्ण। नाटक इनके सज्जन 1910, कल्याणी परिणय 1912, करुणालय 1913, प्रायश्चित्त 1913, राजश्री 1915, विशाख 1921, अजातशत्रु 1922 और जन्मेजय का नाग यज्ञ 1926, कामना 1927 और स्कंदगुप्त 1928 और एक घूंट 1930, चंद्रगुप्त 1931 और ध्रुव स्वामिनी 1933। सबसे पहले हम कहानी का सारांश पढ़ लेते हैं कि इस कहानी में क्या है। यह कहानी प्रेम और संघर्ष की कहानी है। इस कहानी की नायिका मधुलिका है। वह अरुण नामक युवक के प्रेम में आसक्त है। साथ ही जन्मभूमि के प्रति भी उसमें अपार भक्ति है और अरुण उसके राज्य पर आक्रमण करना चाहता है, पर मधुलिका कर्तव्य की बलिवेदी पर अपने प्रेम का बलिदान कर देती है तथा आक्रमण के पूर्व कौशल नरेश को खबर देकर अपनी मातृभूमि की रक्षा करती है। वह पुरस्कार के रूप में मृत्युदंड मांगते हैं। पुरस्कार कहानी, यहाँ से पुरस्कार कहानी का जो है आगाज होता है। आद्रा नक्षत्र, आकाश में काले काले बादलों की घुमड़, जिसमें देव दुदुम्बी का गंभीर घोष, प्राची के एक निरभ्र कोने से स्वर्ण पुरुष झांकने लगा। यहाँ पे स्वर्ण पुरुष का मतलब सूर्य का है, क्योंकि प्राची के एक निरभ्र कोने से स्वर्ण पुरुष झांकने लगा था। देखने लगा महाराज की सवारी। शैलमाला के अंचल में समस्त उर्वरा भूमि में सौंधी वास उठ रही थी। नगर तोरण से जयघोष हुआ। भीड़ में गजराज का चामरधारी सुंड उन्नत दिखाई पड़ा। वह हर्ष और उत्साह का समुद्र हिलोर भरता हुआ आगे बढ़ने लगा। प्रभात की हेम किरणों से अनुरंजित नन्ही नन्ही बूंदों का एक झोंका स्वर्ण मल्लिका के समान बरस पड़ा। प्रभात की हेम किरणों से अनुरंजित नन्ही नन्ही बूंदों का एक झोंका स्वर्ण मल्लिका के समान बरस पड़ा। मंगल सूचना से जनता ने हर्ष ध्वनि की। रथों, हाथियों, अश्वारोहियों की पंक्ति जम गई। दर्शकों की भीड़ भी कम न थी। गजराज बैठ गया। सीढ़ियों से महाराज उतरे। सौभाग्यवती और कुमारी सुंदरियों के 2 दल आम्र पल्लवों से सुशोभित मंगल कलश और फूल, कुमकुम तथा खीलों से भरे थाल फिर मधुर गान करते हुए आगे बढ़े। महाराज के मुख पर मधुर मुस्कान थी। पुरोहित वर्ग ने स्वस्त्वयन किया। स्वर्ण रचित हल की मूठ पकड़कर महाराज ने जूते हुए सुंदर पुष्ट बैलों को चलने का संकेत किया। बाजे बजने लगे। किशोरी कुमारियों ने खीलों और फूलों की वर्षा की।
कौशल का यह उत्सव प्रसिद्ध था। एक दिन के लिए महाराज को कृषक बनना पड़ता था। कौशल में एक उत्सव होता था जिसमें एक दिन के लिए महाराज जो है कृषक बनते थे। उस दिन इंद्र पूजन की धूमधाम होती, गोठ होती, नगर निवासी उस पहाड़ी भूमि में आनंद मनाते। प्रतिवर्ष कृषि का यह महोत्सव उत्साह से संपन्न होता। दूसरे राज्यों से भी युवक राजकुमार इस उत्सव में बड़े चाव से आकर योग देते। मगध का एक राजकुमार अरुण अपने रथ पर बैठा बड़े कुतूहल से यह दृश्य देख रहा था। मगध का जो राजकुमार था उसका नाम अरुण था, वो भी इस जो है उत्सव में आया हुआ था और वो अपने रथ पे बैठा हुआ बड़े कुतूहल से यह दृश्य देख रहा था। बीजों का एक थाल लिए कुमारी मधुलिका, यहाँ बाल नहीं है थाल है, थाल लिए कुमारी मधुलिका महाराज के साथ थी। बीज बोते हुए महाराज जब हाथ बढ़ाते तब मधुलिका उनके सामने थाल कर देती। ये खेत मधुलिका का था जो इस साल महाराज की खेती के लिए चुना गया था, इसलिए बीज देने का सम्मान मधुलिका को ही था। वह कुमारी थी, सुंदरी थी। कोशे वसन उसके शरीर पर इधर उधर लहराता हुआ स्वयं शोभित हो रहा था। वह कभी उसे संभालती, कभी अपने रूखे अलकों को। कृषक बालिका के शुभ्र बाल पर श्रम कणों की भी कमी नहीं थी, क्योंकि वो बहुत ही परिश्रमी बालिका थी। वे सब बरौनियों में गूंथे जा रहे थे। सम्मान और लज्जा उसके अधरों पर मंद मुस्कुराहट के साथ सियर उठते थे, किंतु महाराज को बीज देने में उसने शिथिलता नहीं की। सब लोग महाराज का हल चलाना देख रहे थे विस्मय से, कुतूहल से, और अरुण देख रहा था कृषक कुमारी मधुलिका को। तो यहाँ पे मगध का जो राजकुमार था वो इस उत्सव को न देखकर, महाराज को बीज बोने को न देखकर, वो सिर्फ मधुलिका को ही निहार रहा था। आहा, कितना भोला सौंदर्य, कितनी सरल चितवन। ये पंक्ति कौन कह रहा है? ये अरुण जो है अपने मन में कह रहा है और वो मधुलिका के बारे में ही कह रहा है कि भोला सौंदर्य है, आह कितना भोला सौंदर्य, कितनी सरल चितवन। उत्सव का प्रधान कृत्य समाप्त हो गया। महाराज ने मधुलिका के खेत का पुरस्कार दिया। थाल में कुछ स्वर्ण मुद्राएं व राजकीय अनुग्रह था। मधुलिका ने थाली से लगा ली, किंतु साथ में उसने स्वर्ण मुद्राओं को महाराज पर न्यौछावर करके बिखेर दिया। मधुलिका की उस समय की ऊर्जा स्फीत मूर्ति लोग आश्चर्य से देखने लगे। महाराज की भ्रुकुटी भी जरा चढ़ी ही थी कि मधुलिका ने सविनय कहा, देव, यह मेरे पितृ पितामहों की भूमि है, इसे बेचना अपराध है, इसलिए मूल्य स्वीकार करना मेरी सामर्थ्य के बाहर है। महाराज के बोलने के पहले ही वृद्ध मंत्री ने तीखे स्वर से कहा, अबोध, क्या बक रही है? राजकीय अनुग्रह का तिरस्कार तेरी भूमि से 4 गुना मूल्य है। फिर कौशल का तो यह सुनिश्चित राष्ट्रीय नियम है। तू आज से राजकीय संरक्षण पाने की अधिकारिणी हुई, इस धन से अपने को सुखी बना। यहाँ पे मधुलिका कहती है कि राजकीय रक्षण की अधिकारिणी तो सारी प्रजा है मंत्रीवर। महाराज को भूमि समर्पण करने में तो मेरा कोई विरोध न था और न है, किंतु मूल्य स्वीकार करना असंभव है। मधुलिका उत्तेजित हो उठी। महाराज के संकेत करने पर मंत्री ने कहा, देव, वाराणसी युद्ध के अन्यतम वीर सिंह मित्र की एकमात्र कन्या है। तो मधुलिका कौन थी? मधुलिका वाराणसी युद्ध में जो वीर हुए थे उनकी जो सिंह मित्र थे उनकी एकमात्र कन्या थी। महाराज चौंक उठे। सिंह मित्र की कन्या, जिसने मगध के सामने कौशल की लाज रखी थी, उसी वीर की मधुलिका कन्या है। हाँ देव, सविनय मंत्री ने कहा। इस उत्सव के परंपरागत नियम क्या है मंत्रीवर? महाराज ने पूछा। देव, नियम तो बहुत साधारण है। किसी भी अच्छी भूमि को इस उत्सव के लिए चुनकर नियमानुसार पुरस्कार स्वरूप उसका मूल्य दे दिया जाता है, वह भी अत्यंत अनुग्रह पूर्वक, अर्थात भू संपत्ति का 4 गुना मूल्य उसे मिलता है। उस खेती को वही व्यक्ति वर्ष भर देखता है, वह राजा का खेत कहा जाता है। महाराज को विचार संघर्ष से विश्राम की अत्यंत आवश्यकता थी। महाराज चुप रहे। जय घोष के साथ सभा विसर्जित हुई। सब अपने अपने शिविरों में चले गए, किंतु मधुलिका को उत्सव में फिर किसी ने न देखा। वह अपने खेत की सीमा पर विशाल मधु वृक्ष के चिकने हरे पत्तों की छाया में अनमनी चुपचाप बैठी थी। यहाँ पे देखो मधुलिका कहाँ बैठी थी? मधु वृक्ष के चिकने हरे पत्तों की छाया में। रात्रि का उत्सव अब विश्राम ले रहा था। राजकुमार अरुण उसमें सम्मिलित नहीं हुआ। अपने विश्राम भवन में जागरण कर रहा था। आंखों में नींद न थी। प्राची में जैसी गुलाबी खिल रही थी, वह रंग उसकी आंखों में था। सामने देखा तो मुंडेर पर कपोती एक पैर पर खड़ी पंख फैलाए अंगड़ाई ले रही थी। अरुण उठ खड़ा हुआ। द्वार पर सुसज्जित अश्व था। वह देखते देखते नगर तोरण पर जा पहुंचा। रक्षक गण ऊँघ रहे थे। अश्व के पैरों के शब्द से चौंक उठे। युवक कुमार तीर सा निकल गया। सिंधु देश का तुरंग प्रभात के पवन से पुलकित हो रहा था। घूमता घूमता अरुण उसी मधुक वृक्ष के नीचे पहुंचा जहां मधुलिका अपने हाथ पर सिर धरे हुए खिन्न निद्रा का सुख ले रही थी। अरुण ने देखा छिन्न माधवी लता वृक्ष की शाखा से च्युत होकर, यानी कि उससे अलग होकर
जो है पड़ी हो। अरुण ने देखा कि एक छिन्न माधवी लता वृक्ष की शाखा से च्युत होकर पड़ी है, वैसे ही जो है उसे मधुलिका दिखाई दे रही थी। सुमन मुकुलित भ्रमर निष्पन्द थे। अरुण ने अपने अश्व को मौन रहने का संकेत किया उस सुषमा को देखने के लिए, परंतु कोकिल बोल उठा। जैसे उसने अरुण से प्रश्न किया, छिरू छी कुमारी के, यहाँ पे छिरू नहीं है, यहाँ पे छी है। छी कुमारी के सोए हुए सौंदर्य पर दृष्टिपात करने वाले दृष्ट तुम कौन हो? मधुलिका की आंखें खुल पड़ी। उसने देखा एक अपरिचित युवक व संकोच से उठ बैठी। भद्रे, तुम ही कल के उत्सव की संचालिका रही हो। उत्सव? हाँ, उत्सव ही तो था। कल उस सम्मान क्यों आपको कल का स्वप्न सता रहा है भद्र? आप क्या मुझे इस अवस्था में संतुष्ट न रहने देंगे? ये कौन कह रही है? मधुलिका कह रही है। मेरा हृदय तुम्हारी उस छवि का भक्त बन गया है देवी। मेरे उस अभिनय का, मेरी विडंबना का, आह मनुष्य कितना निर्दय है, अपरिचित, क्षमा करो, जाओ अपने मार्ग पर। यहाँ पे कौन बोल रही है? मधुलिका कह रही है। सरलता की देवी, मैं मगध का राजकुमार तुम्हारे अनुग्रह का प्रार्थी हूँ। मेरे हृदय की भावना अवगुंठन में रहना नहीं जानती, उसे अपनी राजकुमार, मैं कृषक बालिका हूँ। आप नंदन बिहारी और मैं पृथ्वी पर परिश्रम करके जीने वाले। यहाँ पे जब अरुण ने कहा कि सरलता की देवी, मैं मगध का राजकुमार तुम्हारे अनुग्रह का प्रार्थी हूँ, मेरी हृदय की भावना अवगुंठन में रहना नहीं जानती, उसे अपनी, इतना कह के वो चुप हो जाता है। तो राजकुमार को मधुलिका कहती है कि मैं कृषक बालिका हूँ, आप नंदन बिहारी यानी कि आप महलों में रहने वाले हो, और पृथ्वी पर परिश्रम करके मैं तो जीने वाली हूँ। आज मेरी स्नेह की भूमि पर से मेरा अधिकार छीन लिया गया है, मैं दुख से विकल हूँ, मेरा उपहास न करो। मैं कौशल नरेश से तुम्हारी भूमि तुम्हें दिलवा दूंगा। यहाँ पे अरुण कह रहा है कि मैं कौशल नरेश से तुम्हारी भूमि तुम्हें दिलवा दूंगा। नहीं, वह कौशल का राष्ट्रीय नियम है। मधुलिका कहती है, मैं उसे बदलना नहीं चाहती, चाहे उससे मुझे कितना ही दुख क्यों न हो। तब तुम्हारा रहस्य क्या है? यह रहस्य मानव हृदय का है, मेरा नहीं राजकुमार। नियमों से यदि मानव हृदय बाध्य होता तो आज मगध के राजकुमार का हृदय किसी राजकुमारी की ओर न खींचकर कृषक बालिका का अपमान करने न आता। मधुलिका उठ खड़ी हुई। मधुलिका कहती है कि ये तो मन की ही बात है। यदि मानव हृदय बाध्य होता तो आज मगध के राजकुमार का हृदय जो है एक राजकुमारी की ओर न खींचकर एक कृषक बालिका के यहाँ क्यों आता, उसका अपमान करने। चोट खाकर राजकुमार लौट पड़ा। किशोर किरणों में उसका रत्न किरीट चमक उठा। अश्ववेग से चला जा रहा था और मधुलिका निष्ठुर प्रहार करके क्या स्वयं आहत नहीं हुई? मधुलिका ने जब ऐसा राजकुमार से कहा तो वो भी आहत हो गई। उसके हृदय में टीस सी होने लगी। वह सजल नेत्रों से उड़ती हुई धूल देखने लगी। मधुलिका ने राजा का प्रतिपादन अनुग्रह नहीं लिया। वह दूसरे खेतों में काम करती और चौथे पैर रूखी सूखी खाकर पड़ी रहती। मधुक वृक्ष के नीचे छोटी सी पर्ण कुटीर थी और उसने जो है मधुक वृक्ष के नीचे ही अपनी छोटी सी पत्तों की कुटिया बना दी थी। सूखे डंठलों से उसकी दीवारें बना दी थी और मधुलिका का वही आश्रय था। कठोर परिश्रम से जो रूखा अन्न मिलता वही उसकी सांसों को बढ़ाने के लिए पर्याप्त था। दुबली होने पर भी उसके अंग पर तपस्या की कांति थी। आसपास के कृषक उसका आदर करते थे। वह एक आदर्श बालिका थी। दिन, सप्ताह, महीने और वर्ष बीतने लगे। शीतकाल की रजनी मेघों से भरा आकाश, जिससे बिजली की दौड़ धूप मधुलिका का छाजन टपक रहा था। ओढ़ने की कमी थी। वह ठिठुर कर एक कोने में बैठी थी। मधुलिका अपने अभाव को आज बढ़ाकर सोच रही थी कि जीवन में सामंजस्य बनाए रखने वाले उपकरण तो अपनी सीमा निर्धारित रखते हैं, परंतु उनकी आवश्यकता और कल्पना भावना के साथ बढ़ती घटती रहती है। आज बहुत दिनों पर उसे बीती हुई बात स्मरण हुई। 3 वर्ष हुए होंगे। इसी मधुक के नीचे प्रभात में तरुण राजकुमार ने क्या कहा था। अब मधुलिका को उस अरुण की बातें याद आ रही थी, उस राजकुमार की बातें याद आ रही थी जिसको 3 वर्ष हो गए उस बात को। वह अपने हृदय से पूछने लगी। उन चाटुकारिता के शब्दों को सुनने के लिए उत्सुक सी वो पूछने लगी, क्या कहा था? दुख दग्ध हृदय उन स्वप्न सी बातों को स्मरण रख सकता था, और स्मरण ही होता है तो भी कष्टों की इस काली निशा में वह कहने का साहस करता। हाय री विडंबना। आज मधुलिका इस बीते हुए क्षण को लौटा लेने के लिए विकल थी कि कहीं वो समय जो है यदि वो वापस आ जाए तो मैं जो है राजकुमार को एक बार हाँ कह देती। दारिद्र्य की ठोकरों ने उसे व्यथित और अधीर कर दिया था। मगध की प्रासाद माला के वैभव का काल्पनिक चित्र उन सूखे डंठलों के रंध्रों से नभ में बिजली के आलोक में नाचता हुआ दिखाई देने लगा। खिलवाड़ी शिशु जैसे श्रावण की संध्या में जुगनू को पकड़ने के लिए हाथ लपकाता है, वैसे ही मधुलिका मन ही मन कह रही थी। अभी वह निकल गया। वर्षा ने भीषण रूप धारण किया। गड़गड़ाहट बढ़ने लगी। ओले पड़ने की संभावना थी। मधुलिका अपनी जर्जर झोंपड़ी के लिए झोंपड़ी में कांप रही थी। सहसा बाहर कुछ शब्द हुआ। कौन है? यहाँ पथिक को आश्रय चाहिए। बाहर से आवाज आई कि यहाँ पथिक को आश्रय चाहिए। मधुलिका ने डंठलों का कपाट खोल दिया। बिजली चमक उठी। उसने देखा एक पुरुष घोड़े की डोर पकड़े खड़ा है। सहसा वह चिल्ला उठी, राजकुमार। मधुलिका आश्चर्य से युवक ने कहा, एक क्षण के लिए
सन्नाटा छा गया। मधुलिका अपनी कल्पना को सहसा प्रत्यक्ष देख चकित हो गई। इतने दिनों के बाद आज फिर जब वो सोच ही रही थी राजकुमार के बारे में, और राजकुमार ने जो है उसकी झोंपड़ी में दस्तक दी। अरुण ने कहा, कितना समझाया मैंने, परंतु मधुलिका अपनी दयनीय अवस्था पर संकेत करने देना नहीं चाहती थी। उसने कहा, और आज आपकी यह दशा क्या दशा है? वो अपनी दशा को छोड़कर कह रही है कि आपकी ऐसी दशा कैसे हो गई, आप इस भीषण बारिश में यहाँ कैसे आ गए? सिर झुकाकर अरुण ने कहा, मैं मगध का विद्रोही निर्वासित कौशल में जीविका खोजने आया हूँ। अब अरुण जो क्या कह रहा है कि मैं जो है मगध का विद्रोही हूँ, मैं मगध का विद्रोह करने वाला और वहां से निर्वासित किया हुआ हूँ और कौशल में जीविका खोजने के लिए आया हूँ। मधुलिका उस अंधकार में हंस पड़ी। मगध का विद्रोही राजकुमार का स्वागत करे एक अनाथिनी कृषक बालिका, यह भी विडंबना है, तो भी मैं स्वागत के लिए प्रस्तुत हूँ। शीतकाल की निस्तब्ध रजनी तो कोहरे से धुली हुई चांदनी, हाड़ कंपा देने वाला समीर तो भी अरुण और मधुलिका दोनों पहाड़ी गह्वर के द्वार पर वट वृक्ष के नीचे बैठे हुए बातें कर रहे हैं। मधुलिका की वाणी में उत्साह था, किंतु अरुण जैसे अत्यंत सावधान होकर बोलता। मधुलिका ने पूछा, जब तुम इतनी विपन्न अवस्था में हो तो फिर इतने सैनिकों को साथ रखने की क्या आवश्यकता है? मधुलिका, बाहुबल ही तो वीरों की आजीविका है, ये मेरे जीवन मरण के साथी है, भला मैं इन्हें कैसे छोड़ सकता हूँ और करता ही क्या? क्यों, अब लोग परिश्रम से कमाते और खाते हैं, अब तो तुम भूल न करो मैं अपने बाहुबल पर भरोसा करता हूँ, नए राज्य की स्थापना कर सकता हूँ, निराश क्यों हूँ? अरुण के शब्दों में कंपन था, वह जैसे कुछ कहना चाहता था पर कह न सकता था। मतलब यहाँ पे जब मधुलिका ने कहा कि अब तो हम लोग तो परिश्रम से कमाते हैं और खाते हैं, अब और तुम भी जो है परिश्रम से कमा कर खाओ, तब उसने कहा कि तुम इतनी भूल मत करो, मेरे बाहुबल में अभी भी इतना मुझे भरोसा है कि मैं एक राज्य की और स्थापना कर सकता हूँ। नवीन राज्य, ओहो, तुम्हारा उत्साह तो कम नहीं, भला कैसे? कोई ढंग तो बताओ, मैं कल्पना का आनंद ले लूं। यहाँ पे मधुलिका क्या कह रही है कि तुम नवीन राज्य की स्थापना करोगे, लेकिन मुझे बताओ तो सही, कोई ऐसा ढंग बताओ तो मैं भी कल्पना का आनंद ले लूं। कल्पना का आनंद नहीं मधुलिका, मैं तुम्हें राजरानी के सम्मान में सिंहासन पर बैठाऊंगा। अब क्या कह रहा है अरुण कि मैं तो तुम्हें राजरानी बनाकर सिंहासन पर बैठाऊंगा। तुम अपने छिने हुए खेत की चिंता करके भयभीत न हो। एक क्षण में सरल मधुलिका के मन में प्रमाद का अंधड़ बहने लगा, द्वंद मच गया। उसने सहसा कहा, आहा, मैं सचमुच आज तक तुम्हारी प्रतीक्षा करती थी राजकुमार। अरुण रिटाई से उसके हाथों को दबाकर बोला, तो मेरा भ्रम था, तुम सचमुच मुझसे प्यार करती हो। युवती का वक्षस्थल फूल उठा, वह हाँ भी नहीं कर सकी, ना भी नहीं। अरुण ने उसकी अवस्था का अनुभव कर लिया, कुशल मनुष्य के समान उसे अवसर को हाथ से न जाने दिया। तुरंत बोल उठा, तुम्हारी इच्छा हो तो प्राणों से पण लगाकर मैं तुम्हें इस कौशल सिंहासन पर बैठा दूं। मधुलिके, अरुण ने खड़ग का आतंक अरुण के खड़ग का आतंक देखोगी? मधुलिका एक बार कांप उठी। वह कहना तो चाहती थी नहीं, किंतु उससे मुंह से निकला क्या? सत्य मधुलिका, कौशल नरेश तभी से तुम्हारे लिए चिंतित है, यह मैं जानता हूँ। तुम्हारी साधारण सी प्रार्थना पर अस्वीकार न करेंगे, और मुझे यह भी विदित है कि कौशल के सेनापति अधिकांश सैनिकों के साथ पहाड़ी दस्युओं का दमन करने के लिए बहुत दूर चले गए हैं। मधुलिका की आंखों के आगे बिजली हंसने लगी। दारुण भावना से उसका मस्तक विकृत हो उठा। अरुण ने कहा, तुम बोलती क्यों नहीं हो? जो कहोगे वह करूंगी, मंत्र मुग्ध सी मधुलिका ने कहा। स्वर्ण मंच पर कौशल नरेश अर्धनिद्रित अवस्था में आंखें मुकुलित किए एक चामर धारिणी युवती पीछे खड़ी अपनी कलाई बड़ी कुशलता से घुमा। चामर धारिणी मतलब जो पंखा जल रही थी। चामर के शुभ्र आंदोलन उस प्रकोष्ठ में धीरे धीरे संचलित हो रहे थे। तांबुल वाहिनी प्रतिमा के समान दूर खड़ी है। यहाँ पे तांबुल वाहिनी प्रतिमा के समान दूर कौन खड़ी है? मधुलिका। प्रतिहारी ने आकर कहा, जय हो देव, एक स्त्री कुछ प्रार्थना लेकर आई है। आंख खोलते हुए महाराज ने कहा। यहाँ पे स्वर्ण मंच पर कौशल नरेश अर्धनिद्रित अवस्था में आके मुखलित की एक चामर धारिणी युवती पीछे खड़ी अपनी कलाई बड़ी कुशलता से घुमा रही है। चामर के शुभ्र आंदोलन उस प्रकोष्ठ में धीरे धीरे संचलित हो रहे हैं और तांबुल वाहिनी प्रतिमा के समान दूर खड़ी है। तो यहाँ पे मधुलिका के बारे में नहीं है, उस चामर धारिणी युवती के बारे में यहाँ पे कहा गया है। प्रतिहारी ने आकर कहा, जय हो देव, एक स्त्री कुछ प्रार्थना लेकर आई है। आंख खोलते हुए महाराज ने कहा, स्त्री प्रार्थना करने आई, आने दो। प्रतिहारी के साथ मधुलिका आई। उसने प्रणाम किया। महाराज ने स्थिर दृष्टि से उसकी ओर देखा और कहा, तुम्हें कहीं देखा है? 3 बरस हुए देव, मेरी भूमि खेती के लिए ली गई। ओह, तो तुमने इतने दिन कष्ट में बिताए, आज उसका मूल्य मांगने आई हो? क्यों? अच्छा, तुम्हें मिलेगा। प्रतिहारी ने कहा, नहीं महाराज, मुझे नहीं चाहिए। मूर्ख, फिर क्या चाहिए? इतनी ही भूमि दुर्ग के दक्षिणी नाले के समीप ही जंगली भूमि, वही मैं अपनी खेती करूंगी। मुझे एक सहायक मिल गया, वह मनुष्य से मेरी सहायता करेगा। भूमि को समतल भी बनाना होगा। महाराज ने कहा, कृषक वाली के, वह बड़ी उबड़ खाबड़ भूमि है, इस पर वह दुर्ग के समीप एक सैनिक महत्व रखती है, तो फिर निराश लौट जाऊं। सिंह मित्र की कन्या, मैं क्या करूं? तुम्हारी ये प्रार्थना। देव, जैसी आज्ञा हो। जाओ, तुम श्रमजीवियों को उसमें लगाओ। मैं अमात्य को आज्ञा पत्र देने का आदेश करता हूँ।
यहाँ पे देखो दुर्ग के समीप वो जो है भूमि सैनिक महत्व रखती थी। तो फिर उसने कहा कि, तो मधुलिका ने कहा कि तो मैं क्या निराश लौट जाऊं, तो सिंह मित्र की कन्या मैं क्या करूं, तुम्हारी ये प्रार्थना। ऐसा करके उसने जो है आज्ञा दे दी कि तुम श्रमजीवियों को उसमें लगाओ और अमात्यों को आज्ञा पत्र देने का मैं आदेश करता हूँ। जय हो देव कहकर प्रणाम करती हुई मधुलिका राज मंदिर के बाहर आई। दुर्ग के दक्षिण बयावने नाले के तट पर घना जंगल है। आज मनुष्यों के पद संचार से शून्यता भंग हो रही थी। अरुण के छिपे हुए मनुष्य स्वतंत्रता से इधर उधर घूमते थे। झाड़ियों को काट पर पथ बन रहा था। नगर दूर था, फिर इधर उधर यों ही कोई नहीं आता था। फिर अब तो महाराज की आगे से वहां मधुलिका का अच्छा सा खेत बन रहा था। तब इधर की किसको चिंता होती। एक घने कुंज में अरुण और मधुलिका एक दूसरे को हर्षित नेत्रों से देख रहे थे। संध्या हो चली थी। उस निविड़ वन में उन नवागत मनुष्यों को देखकर पक्षीगण अपने नीड़ को लौटते हुए अधिक कोलाहल कर रहे थे। प्रसन्नता से अरुण की आंखें चमक उठी। सूर्य की अंतिम किरण झुरमुट से घुसकर मधुलिका के कपोलों से खेलने लगी। अरुण ने कहा, विश्वास करो प्रभात में ही इस जीर्ण कलेवर कौशल राष्ट्र की राजधानी सारस्वती में तुम्हारा अभिषेक होगा और मगध से निर्वासित में एक स्वतंत्र राष्ट्र का अधिपति बनूंगा। मधुलिके भयानक अरुण, तुम्हारा साहस देखकर मैं चकित हो रही हूँ। केवल 100 सैनिकों से तुम। रात के तीसरे पहरी मेरी विजय यात्रा होगी, तो तुमको इस विजय पर विश्वास है? अवश्य। तुम अपनी झोपड़ी में यह रात बिताओ। प्रभात से तो राज मंदिर ही तुम्हारा लीला निकेतन बनेगा। ये कौन कह रहा है? ये अरुण कह रहा है मधुलिका को। मधुलिका प्रश्न थी, किंतु अरुण के लिए उसकी कल्याण कामना सशंक थी। वह कभी कभी उद्विग्न सी होकर बालकों के समान प्रश्न कर बैठती। अरुण उसका समाधान कर देता। सहसा कोई संकेत पाकर उसने कहा, अच्छा अंधकार अधिक हो गया, अभी तुम्हें दूर जाना है और मुझे भी प्राणपण से इस अभियान के आरंभिक कार्यों को अर्ध रात्रि तक पूरा कर लेना चाहिए। तब रात्रि भर के लिए विदा। मधुलिका उठ खड़ी हुई। कंटीली झाड़ियों से उलझती हुई क्रम से बढ़ने वाले अंधकार में वह झोपड़ी की ओर चली। पथ अंधकार में था और मधुलिका हृदय भी निविड़ सा तम से घिरा हुआ था। उसका मन सहसा विचलित हो उठा। मधुरता नष्ट हो गई। जितनी सुकल्पना थी वह जैसे अंधकार में विलीन होने लगी। वह भयभीत सी पहला भय उसे अरुण के लिए उत्पन्न हुआ। यदि वह सफल न हुआ तो फिर से ऐसा सोचने लगी, वह क्यों सफल हो? सरस्वती दुर्ग एक विदेश के अधिकार में क्यों चला जाए? मगध का चिर शत्रु, ओ उसकी विजय। कौशल नरेश ने क्या कहा था? सिंह मित्र की कन्या। सिंह मित्र कौशल का रक्षक वीर, उसी की कन्या आज क्या करने जा रही है? नहीं नहीं मधुलिका जैसे उसके पिता उस अंधकार में पुकार रहे थे। वह पगली की तरह चिल्ला उठी। रास्ता भूल गई। रात एक पैर बीत चली। मधुलिका अपनी झोपड़ी तक न पहुंची। वह उदेड़ बुन में विक्षिप्त सी चली जा रही थी। उसकी आंखों के सामने कभी सिंह मित्र और कभी अरुण की मूर्ति अंधकार में चित्रित होती जाती थी। उसे सामने आलोक दिखाई पड़ा। वह बीच पथ में खड़ी हो गई। प्राय 100 अलकाधारी अश्वरोही चले आ रहे थे और आगे आगे एक वीर उदेड़ सैनिक था। उसके बाएं हाथ में अश्व की बलगा और दाहिने हाथ में नग्न खड़ग। अत्यंत धीरता से वही टुकड़ी अपने पथ पर चल रही थी, परंतु मधुलिका बीच पथ से हिली नहीं। प्रमुख सैनिक पास आ गया, पर मधुलिका अब भी नहीं हटी। सैनिक ने अश्व रोककर कहा, कौन? कोई उत्तर नहीं मिला। तब तक दूसरे अश्वरोही ने सड़क पर कहा, तू कौन है स्त्री? कौशल के सेनापति को उत्तर शीघ्र दे। रमणी जैसे विकार स्वर में चिल्ला उठी, बांध लो मुझे, बांध लो, मेरी हत्या करो, मैंने अपराधी ऐसा किया है। सेनापति हंस पड़े, बोले, पगली है? पगली नहीं, यदि वही होती तो इतनी विचार वेदना क्यों होती? सेनापति मुझे बांध दो, राजा के पास ले चलो। क्या है? स्पष्ट कह। सारस्वती का दुर्ग एक पहर में दस्युओं के हस्तगत हो जाएगा। दक्षिण नाले के पार उसका आक्रमण होगा। सेनापति चौंक उठे। उन्होंने आश्चर्य से पूछा, तू क्या कह रही है? आश्चर्य से पूछा कि तू ये क्या कह रही है? मैं सत्य कह रही हूँ, शीघ्रता करो। सेनापति ने 80 सैनिकों को नाले की ओर धीरे धीरे बढ़ने की आज्ञा दी और स्वयं 20 अश्वरोहियों के साथ दुर्ग की ओर बढ़े। मधुलिका एक अश्वरोही के साथ बांध दी गई। सरस्वती का दुर्ग कौशल राष्ट्र का केंद्र इस रात्रि में अपने विगत वैभव का स्वप्न देख रहा था। भिन्न राजवंशों ने उसके प्रांतों पर अधिकार जमा लिया था। अब वो केवल कई गांवों का अधिपति है। फिर भी उसके साथ कौशल के अतीत की स्वर्ण गाथाएं लिपटी है। वही लोगों की ईर्ष्या का कारण है। जब थोड़े से अश्वरोही बड़े वेग से आते हुए दुर्ग द्वार पर रुके, तब दुर्ग के प्रहरी चौंक उठे। उल्का के आलोक में सेनापति को पहचाना। द्वार खोला। सेनापति घोड़े की पीठ से उतरे। उन्होंने कहा, अग्निसेन, दुर्ग में कितने सैनिक होंगे? सेनापति की जय हो। 200। उन्हें शीघ्र एकत्र करो, परंतु बिना किसी शब्द के। 100 को लेकर तुम शीघ्र चुपचाप दुर्ग के दक्षिणी की ओर चलो। आलोक और शब्द न हो। सेनापति ने मधुलिका की ओर देखा। वह खोल दी गई। उसके पीछे आने का संकेत कर सेनापति राज मंदिर की ओर बढ़े।
प्रतिहारी ने सेनापति को देखते ही महाराज को सावधान किया। वह अपनी सुख निंद्रा के लिए प्रस्तुत हो रहे थे, किंतु सेनापति और साथ में मधुलिका को देखते ही चंचल हो उठे। सेनापति ने कहा, जय हो देव, इस स्त्री के कारण मुझे इस समय उपस्थित होना पड़ा। महाराज ने स्थिर नेत्रों से देखकर कहा, सिंह मित्र की कन्या, फिर यहाँ क्यों? क्या तुम्हारा क्षेत्र नहीं बन रहा है? कोई बाधा? सेनापति, मैंने दुर्ग के दक्षिण नाले के समय की भूमि से दे दी। क्या उसी संबंध में तुम कुछ कहना चाहते हो? देव, किसी गुप्त शत्रु ने इसी ओर से आज की रात में दुर्ग पर अधिकार कर लेने का प्रबंध किया है और इसी स्त्री ने मुझे पथ में यह संदेश दिया है। राजा ने मधुलिका की ओर देखा। वह कांप उठी, घृणा और लज्जा से वह गड़ी जा रही थी। राजा ने पूछा, मधुलिका यह सत्य है? हाँ देव। राजा ने सेनापति से कहा, सैनिकों को एकत्रित करके तुम चलो, मैं अभी आता हूँ। सेनापति के चले जाने पर राजा ने, सिंह मित्र की कन्या, तुमने एक बार फिर कौशल का उपकार किया है। यह सूचना देकर तुमने पुरस्कार का काम किया। अच्छा, तुम यही ठहरो, पहले नातातैयों का प्रबंध कर लूं। अपने साहसिक अभियान में अरुण बंदी हुआ और दुर्ग उल्का के आलोक में अतिरंजित हो गया। भीड़ ने जय घोष किया, सबके मन में उल्लास था। सरस्वती दुर्ग एक दस्युओं के हाथ में जाने से बचा था। आबाल वृद्ध नारी आनंद से उन्मुक्त हो उठे। उषा के आलोक में सभा मंडप दर्शकों से भर गया। बंदी अरुण को देखते ही जनता ने रोष से हुंकार करते हुए कहा, वध करो। राजा ने सबसे सहमत होकर आज्ञा दी, प्राण दंड। मधुलिका बुलाई गई। वह पगली सी आकर खड़ी हो गई। कौशल नरेश ने पूछा, मधुलिका, तुझे जो पुरस्कार लेना हो मांग ले। वह चुप रही। राजा ने कहा, मेरी निज की ही जितनी खेती है मैं सब तुझे देता हूँ। मधुलिका ने एक बार बंदी अरुण की तरफ देखा। उसने कहा, मुझे कुछ न चाहिए। अरुण हंस पड़ा। राजा ने कहा, नहीं, तुझे अवश्य दूंगा, मांग ले, तो मुझे भी प्राण दंड मिले। कहती हुए बंदी अरुण के पास जा खड़ी हुई। तो एक तरफ तो उसके जो है देश के प्रति प्रेम था, उसके शासन के प्रति प्रेम था, और दूसरा जो है वो अरुण से भी प्रेम करती थी। तो उसने एक तरफ अपने राज्य की रक्षा कर ली और दूसरी तरफ अपने प्रेम के लिए उसने अपने प्राण दंड मांग ली, यानी कि अपने लिए भी सजा मांगी, प्राण दंड की सजा मांगी। तो ये थी पुरस्कार कहानी विद्यार्थियों। इससे आगे जो भी कहानी होगी हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।